शेखर एक जीवनी भाग एक बीज और अंकुर। अब तक हमने देखा कि शेखर जो है वो बहता हुआ काफ़ी दूर आ गया था। अब उससे आगे घबराहट यथार्थ के संसार में है, उस सूर्यास्त के सोने के टापू के पथ पर नहीं। शेखर धीरे धीरे अनैच्छिक सी क्रिया से अपने को किनारे की ओर खेने लगा। जब किनारे लगा तब किसी तरह सूखी भूमि पर आया और धूप में औंधा लेट गया। जब वह नींद से उठा तब सूर्य ढल गया था। वह उठा और थका मांदा सा घर की ओर चल पड़ा। जब घर के पास पहुंचा तब चांद निकल रहा था और घर में बिल्कुल सन्नाटा था। यद्यपि बत्तियां जल रही थी। घर के भीतर घुसते ही उसने देखा बरामदे में माता पिता खड़े हैं, स्थिर दृष्टि से बाहर देखते हुए, और मानो एकाएक बूढ़े हुए। इतनी झुर्रियां उनके मुंह पर पड़ी हुई थी। शेखर को देखते ही वे खिंचे हुए चेहरे कुछ ढीले पड़े। माँ की आंखों में आंसू आ गए और पिता एकदम से लौटकर ऊपर चले गए। उनके पीछे पीछे शेखर ने जाकर देखा, घर में कोई नहीं है। यह उसे दूसरे दिन मालूम हुआ कि उसे खोजने के लिए लोग लालटेन लेकर नदी के किनारे बहुत दूर तक गए थे। घर पर किसी तरह पता लगा था कि वह अकेला केले की नाव पर बैठकर बह गया है और घर में खलबली मच गई थी। यह समाचार सुनकर शेखर अपने को इतना भूल गया कि उसे बहुत चेष्टा करने पर भी वह कविता याद नहीं आ सकी जो उसने गंगा के वक्ष पर लिखी थी। केवल स्मारक सी पहली लाइन ही उसके मन में रह गई, ओ मदर गैंगीज फास्ट एंड स्लो। जो बहुत दूर है, जिस तक पहुंचने में बहुत दिन लगते हैं, बहुत से ऐसे दिन जिनमें पहले ही कुछ घंटों में पीठ अकड़ जाती है और हाथ सुन पड़ जाते हैं। उस सूर्यास्त के सोने के टापू तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे देखा जाए उस राजकन्या को जो उसे सीरीज के फूलों के महल में रखेगी और अपने पास बिठाएगी। शेखर जानता है कि वह कभी नहीं होगा, लेकिन वह यह भी जानता है कि इसका होना ज़रूरी है। उसके जीवन के शून्य को भरने के लिए अवश्य में कुछ होना चाहिए। और विवश वह सोचा करता है कि क्यों नहीं कोई ऐसी घटना होती जिससे वह टापू कहीं निकट आ जाए। जब वह सैर करने जाता है तब इतनी गाड़ियां उसके पास से होकर जाती है, क्यों नहीं किसी में वह राजकन्या झांक कर कहती, शेखर चलो मेरे टापू में, जहाँ बाधा नहीं है। राजकन्या न सही, जब वह मैदान में घूम रहा होता है तो वहाँ इतनी लड़कियाँ खेल रही होती हैं, क्यों नहीं उनमें से कोई छिपी हुई टापू वासिनी आकर उसे बुलाती, आओ तुम हमारे आबाद खेल में शामिल हो। इतना भी न सही, क्यों नहीं जब वह राह चलता ठोकर खाता है तब कोई इसी संसार की लड़की उसके पास आकर स्नेह से उसे कहती, आओ शेखर, मैं और कुछ नहीं कर सकती पर तुम्हारे इस एकरस जीवन में कुछ नयापन ला सकती हूँ। या सिर्फ इतना ही उससे पूछती, चोट बहुत तो नहीं लग गई क्या। वह छिपकर सुंदर कागज़ पर रंग बिरंगी फूल पत्तियाँ बनाता और उनके घिरे हुए स्थान में पत्र लिखता। किसे, वह स्वयं नहीं जानता, लेकिन अपने हृदय की सारी भूख वह पत्र में भर देता और उस अज्ञात के स्वागत की सारी विह्वलता वह लिखता, ओ कल्पित, ओ अज्ञात, जिसे मैं मन में नहीं देख पाता, तुम इस पत्र को पढ़ोगी या और समझोगी। मैं शेखर हूँ, मैं अकेला हूँ, जाने कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा में हूँ, तुम्हारे ही लिए हूँ। तुम दिव्य लोक में हो, लेकिन क्या दिव्य लोक भी तुम्हें उसी तरह मांगता है जिस तरह मैं। ओ अगे, ओ अकल्पनीय। तब वह पत्र को एक लिफाफे में बंद करता, उसे कोने में अपना पूरा पता लिखता और एक लड़की के साथ उसे बांधकर गंगा में बहा देता कि डूब न जाए। एक लकड़ी के साथ उसे बांधकर गंगा में बहा देता कि डूब न जाए, और कई दिन की प्रतीक्षा में रहता कि कोई उसे पढ़ेगा, पढ़ेगी और फिर उसे उसका उत्तर मिलेगा। न सही स्वप्न लोक की कन्या से कम उसके अपरिचित किसी का तो होगा ही। और जब कई दिन तक कुछ न होता तो वह दूसरा पत्र लिखता और दूसरी तख्ती के साथ भेजता कि कहीं पहला डूब न गया हो। और कभी कुछ न होता और उसके विश्वास में कमी न होती। कभी कोई तितली कमरे के भीतर आ फंसती, तब पहले वह खिड़की के या किवाड़ के शीशों से, जिनसे प्रकाश आ रहा होता है और जिन्हें इसलिए वह बाहर की ही राह समझती है, जा जा टकराती है, फिर और टकराती है, फिर हार कर वह कमरे में एक दो चक्कर काटती है और फिर वहीं लौट आती है और शीशे पर सर पटकती, विवश पंख फड़फड़ाती है, गिर गिर कर भी नहीं गिरती। वही देखकर वही दशा शेखर की थी। मुक्ति की खोज में पहले वह उन वस्तुओं से उलझा जो स्थूल थी, जिन्हें वह देख सकता था, और उनसे हार कर वह कल्पना के क्षेत्र में गया। वहाँ से निराश होकर वह फिर यथार्थ में, स्थूल और प्रत्यक्ष में लौट आया। शेखर के पिता मियादी बुखार से बीमार पड़े थे।
शेखर के पिता मियादी बुखार से बीमार पड़े थे और ईश्वर दत्त कभी कभी टेलीफोन पर डॉक्टर को बुलाया करता था। उसी से शेखर ने टेलीफोन के बारे में कुछ जानकारी हासिल की। उसे जान पड़ रहा था कि जो उसे अन्यत्र नहीं मिला वो टेलीफोन द्वारा शायद मिल जाए, क्योंकि टेलीफोन में नयापन था, रहस्य था। पिता बीमार थे, इसलिए जब दफ्तर बंद होता था तब जमादार सब दरवाजे बंद करके चाबी शेखर को दे देता था कि पिता के पास पहुंचा दे। वह चाबी दफ्तर की नहीं, शेखर के रहस्य लॉक की चाबी थी। करीब 5 बजे थे, दफ्तर बंद हो गया। चाबी शेखर के हाथ में, जमादार चला गया। शेखर ने दफ्तर का द्वार खोला और सीधा पिता के कमरे में गया। टेलीफोन का रिसीवर उठाकर सुनने लगा। उन दिनों वहाँ ऑटोमेटिक एक्सचेंज नहीं था। एक्सचेंज में स्वर आया, नंबर। शेखर ने एक दवाइयों की दुकान का नंबर दे दिया। फरमाइए, आपके पास थर्मामीटर है? क्या कीमत है? सबकी अलग अलग कीमत बताइए। अच्छा, और डॉक्टरी दस्ताने कैसे हैं? आपका सूची पत्र भी है? जी हाँ। आपके पास भिजवा दें? हाँ। किस पते पर भेजना है? इस प्रश्न की आशंका शेखर को नहीं थी। उसे यह बताया गया था कि जिसे फ़ोन किया जाए उसे करने वाले का नंबर तब तक नहीं ज्ञात होता जब तक कि स्वयं न बताया जाए, और इसी विश्वास के आधार पर उसने फ़ोन करने का साहस किया। यह प्रश्न सुनकर वह एकाएक घबरा गया, समझ नहीं पाया कि क्या कहे। बोला, दफ्तर के पते पर, और रिसीवर लटकाकर भाग गया। दूसरी बार तो जैसे बच्चों को शौक होता है, इसे लगा कि सामने वाले को कुछ नहीं पता चलेगा, उसे नंबर भी नहीं पता चलेगा, और इसी जोश में शेखर ने सब कुछ बताया कि मुझे ये चाहिए। जब सामने वाले ने पता पूछा तो इसने कहा कि दफ्तर के पते पर भेज दीजिए, और रिसीवर को लटका कर भाग गया। अब दूसरी बार जब वो पिता के ऑफिस में, दूसरी बार शेखर ने फिर चाबी प्राप्त करके दफ्तर खोला और टेलीफोन पर जाकर बैठ गया। अब कि उसने फायर स्टेशन को पुकारा, तो पहले तो केमिस्ट, अब फायर स्टेशन को पुकारा। वह ये देखना चाहता था कि उसके भाइयों ने जो बताया था कि टेलीफोन करने के बाद 5 मिनट के अंदर फायर इंजन पहुंच जाता है, वह ठीक है या नहीं। उसने चिल्लाकर फ़ोन में कहा कि आग, जल्द आओ। एक भारी सी आवाज़ ने पूछा, कहाँ? एकाएक शेखर को अपनी करतूत के फल का ध्यान आया। वह डर गया। उसने रिसीवर मेज पर रखा और जल्दी दफ्तर का दरवाज़ा बंद करके चाबी दे आया। दूसरे दिन एक्सचेंज से रिपोर्ट आई कि फ़ोन का दुरुपयोग किया जा रहा है। पिता ने सबसे पड़ताल की, लेकिन मौन के सिवा कोई उत्तर नहीं। बात वहीं समाप्त हो गई। उस दिन से जमादार स्वयं चाबी पिता तक पहुंचाने लगा। शेखर पतंग उड़ाने लगा। पतंग उड़ानी उसे आती नहीं थी, लेकिन यह उसके पथ में विघ्न नहीं था। इससे तो उसका आकर्षण बढ़ता ही था। और फिर पतंग उड़ाने में एक दूसरा मज़ा भी था कि वह शेखर को मना थी। शेखर के पिता कहते थे कि यह खतरनाक खेल है। पतंग उड़ाते उड़ाते कई लड़के कोठे पर से गिर पड़ते हैं। शेखर का पतंग उड़ाने का ढंग यह था कि वह घर के बगीचे में किसी को बुलाकर कहता, पतंग उड़ा दो। जब वह खूब ऊंची उड़ जाती तब चरखड़ी अपने हाथ में ले लेता और डोर को झटकाकर नाचती हुई पतंग को देखकर अपने को विश्वास दिला लेता कि वही उड़ा रहा है, अतः उसी ने उड़ाई है। उसे आज्ञा थी कि पिता के पास बैठे और समय समय पर दवा पिलाया करे। इसलिए नहीं कि वह इस काम में विशेष दक्ष था, इसलिए कि उसके पिता उसे अपने पास रखना चाहते थे। लेकिन पतंग उड़ाने में वह सब भूला हुआ था। पिता के चपरासी ने आकर विघ्न डाला। शेखर बाबू, ऊपर चलो, साहब बुलाते हैं। ठहरो, हम ज़रा पतंग उड़ा लें, कहकर शेखर उसे भूल गया। चलो शेखर बाबू। मिनट भर बाद चपरासी फिर बोले, ठहर जाओ, कह तो दिया। चपरासी बार बार कहने लगा, जाओ जाके कह दो कि हम पतंग उतार कर आएंगे। चपरासी चला गया। थोड़ी देर में लौट आया। शेखर बाबू, साहब का हुक्म है कि नहीं आए तो पकड़ कर ले आओ, चलो। चपरासी ने एक दूसरे नौकर को बुलाकर पतंग की डोर तोड़कर उसके हाथ में दे दी कि वह उतारे, और शेखर को उठाकर ले चला। शेखर की टांगें ही मुक्त थी। वह उन्हें पटकने लगा, लेकिन वे हवा से टकरा कर रह गई। तब उसने सारा जोर लगाकर अपनी पकड़ी हुई बाँह को झटका। वह छूट गई और जाकर चपरासी की नाक पर लगी, और चपरासी ने उसे झट से ज़मीन पर रख दिया, जैसे बर्रे ने काट खाया हो, और चीखता हुआ ऊपर भागा, क्योंकि नाक से खून छूट रहा था। आधी सीढ़ियाँ चढ़ा हुआ शेखर जंगले से सटकर खड़ा हो गया। यह आकस्मिक घटना का क्या फल होगा, यह सोचकर वह स्तब्ध हो गया। इसने सख्त बीमार है, चारपाई पर हिल नहीं सकते, लेकिन उनका क्रोध,
तो शेखर को पता था कि पिता इस समय बहुत बीमार हैं, लेकिन जो ये घटना हुई है ये इतनी सडन और इतनी उसके लिए डराने वाली थी कि उसे अब लग रहा था कि पिता कुछ तो करेंगे। तभी शेखर ने देखा उसके पिता सीढ़ियों पर उतर रहे हैं, हाथ में एक छड़ी, हाथ कांप रहा है, दीवार पर कोने टिकाकर संभल संभल कर पैर बढ़ाते, और दुबले कितने हो गए। और उनकी आंखें न इधर देखती, न उधर, न छत की ओर, न सीढ़ी की ओर, केवल शेखर पर स्थिर। और उनके पीछे सीढ़ियों के ऊपर सरस्वती, उनकी बहन, खड़ी है, जिसका मुख ऐसा हो रहा है कि पहचाना नहीं जाता, और उसकी मौन विस्फारित आंखें शेखर की आंखों पर जमी हुई कुछ कहना चाहती हैं, कुछ कह रही हैं जो वह मुंह से नहीं निकाल सकती। शेखर ने जान लिया कि उसे वह वहीं खड़े रहना है, हिलना नहीं, सिर नहीं उठाना, प्रतिवाद नहीं करना, अपनी रक्षा नहीं करनी। वह खड़ा रहा। 6 बार छड़ी उठी और गिरी। 6 बार शेखर के शरीर में एक रोमांच सा हो आया, पर वह हिला नहीं। छड़ी रुक गई। पिता ने एक तीखी दृष्टि से शेखर के मुख की ओर देखा। केवल चपरासी वहां खड़ा रह गया, जिसे यह घटना समझ नहीं आई, लेकिन जो न जाने क्यों लज्जित हो गया। शेखर ऊपर नहीं जा सका। थोड़ी देर बाद सरस्वती ने आकर कहा, शेखर, चपरासी को कहो कि डॉक्टर को ले आए। तब वह नहीं पूछ सका कि क्या हुआ है। 2 घंटे बाद पिता ने शेखर को ऊपर बुलाया, सुलह करने के लिए। वे कभी क्षमा नहीं करते, क्षमा छोटे को किया जाता है। जिस प्रकार क्रोध में वे छोटे को छोटा नहीं समझते, उसी प्रकार क्रोध के उतरने पर भी कितनी स्वच्छ, एहसान के भाव से मुक्त, कितनी विशाल, सर्वव्यापी होती है उनकी उदारता। इसलिए शेखर पिटकर भी उन्हें पूछता है, जैसे वह माँ को कभी नहीं पूछता। माँ जो पीटती नहीं, पर जो क्षमा देती है, अनुग्रह की चक्की में पिसकर। शेखर को अनुमति मिली कि नाटक देखाए। गांव की एक नाटक मंडली है जो साल में 2 बार खेल करती है, होली के दिनों, दशहरे के दिनों। शेखर के पिता बड़े आदमी हैं, उस गांव के पड़ोस में रहने वाले सबसे बड़े आदमी, इसलिए स्वाभाविक है कि उनकी आशीर्वाद पूर्ण अनुमति मांगकर खेल किया जाए। वे स्वयं तो नहीं जाते, किंतु सत्य हरिश्चंद्र का खेल है, इसलिए लड़कों को जाना मिल गया। एक फूस की तट्टियों से घेर कर बनाए गए थिएटर हॉल में सबसे अगली कतार में भाइयों के साथ शेखर बैठा है। जब पर्दा उठता है और 20 फुट लंबे और 10 फुट चौड़े इंद्रलोक का दृश्य सामने आता है, तब शेखर को लगता है कि वह अश्वमेव उसके टापू के निकट कहीं होगा। दृश्य आते हैं और चले जाते हैं, और शेखर की विवेक बुद्धि को, विवेचन शक्ति को साथ ले जाते। वह मुग्ध, विश्वासी, परिणत बैठा रहता और देखता जाता। दुनिया से कुछ ऊपर, जहाँ जीवन से जीवन का अभिनय अधिक यथार्थ है, उसके सामने रहता है एक बड़ा भारी संघर्ष, एक मौलिक विरोध, और अपने मरते हुए पुत्र के लिए माँ का विलाप। जब मरता हुआ रोहित अपने साथियों को जाकर कहता है, माता को हाल सुनाइयो, सांप ने मुझको डस लिया, हाय गजब सितम गजब, तब उसे वीरती नहीं होती, हंसी नहीं आती, उसका गला भर जाता है और वह रोने लगता है, बहुत चुपचाप, कि कोई उसके यह पराजय देख न ले। खेल समाप्त हो जाता है और वे घर की ओर चल पड़ते, लेकिन शेखर भाइयों के साथ नहीं रह सकता। वह अलग चलता है, न देखता हुआ, भरा हुआ असंतुष्ट। उस अंधियारे युग में जुगनुओं की तरह ये कुछ एक दृश्य चमक जाते हैं, लेकिन सब दृश्य ही हैं, सब आकार चले ही जाते, स्थायी कुछ नहीं, सिवाय उस असंतोष के जो प्रकट होकर भी बढ़ता है, दबकर भी बढ़ता ही जाता है। तितली फिर चक्कर काटने लगी, लेकिन कहाँ है वह आबाद की खिड़की, कहाँ है वह मुक्ति का मार्ग। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा, और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खींचकर अपने को बहाने लगा। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसकी बात चल रही है अभी, जिसके लिए पूरी तरीके से राज़ी नहीं था, पर इसने कोशिश की कि सब कर रहे हैं तो मैं भी। तो शेखर ने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे, वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। प्राय दोपहर को वह ऊपर की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की संवेद पुकार उस तक पहुँचती, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला, तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला। इससे आगे वह जा नहीं सकता था। घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक
अंकुश था, जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित करता था। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए थे। माँ ऊपर कोठी पर बैठी थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। फिर लैंप लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला। तेल का पीपा नौकर के पास रहता था, वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोल कर गाने लगा, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। थोड़ी देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे। लेकिन ढेर राख हो गया। इसने पूरे घर के कपड़े जला दिए और फिर जो स्वाभाविक था वो हुआ। माता ने जो चमाटे लगाए, अब इसके गाल भी चलने लगे। लेकिन ढेर राख हो गया था। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व नहीं, आतंक भरा हुआ है। उसने पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेज़ी में बात करने को कहा करते हैं, और यह भी कि यह शैशव से अंग्रेज़ी बोलना जानता है पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेज़ी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु, जिसके साथ वो दिन भर बिताना होता था, एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं, दिन भर अंग्रेज़ी की शिक्षा तो देता था। ये गुरु के बारे में हम पहले एक किस्सा पढ़ चुके हैं। उसका देता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेज़ी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। उसने आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा। जैसे मैं घृण समझता हूँ, उसी विदेशी को माँ कहने को बाध्य हूँ। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेज़ी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जैसे व्यक्त करने के लिए कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था। प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। ये हम पहले देख चुके हैं कि शेखर को रचने का बहुत शौक है, लिखा उसने पहले भी है, और इसी मकसद से कि वो प्रमाणित कर सके अपने हिंदी ज्ञान को, अब वो एक राष्ट्रीय नाटक लिखना चाह रहा है। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताज़ी थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हत्या ली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ, एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपति गांधी हैं और सिद्धि के लिए साधन है अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग, और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। और सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देशी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपने पुस्तकों के नीचे छिपाकर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। पिछला इसने अपने पिताजी को दिखाया था, जो उसे देखकर हंसे थे और वो प्रतिक्रिया इसे समझ नहीं आई थी। और हर समय जब जहाँ वह जाता, उसके मन में एक ध्वनि गूंजा करती, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने, सर पर अंग्रेजी टोपी, और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी गान का परिचय देना चाहता था। शेखर को प्रश्न बुना और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया, कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था। उस लड़के ने समझा उसको सामना करने वाला कोई नहीं, यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। उसने तनिक और रोब में कहा, माई नेम इज़, डू यू गो टू स्कूल? शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर कुछ उत्तर अवश्य देता।
उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है, अंग्रेजी उतनी जानता नहीं। पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा, उत्तर कोई नहीं दिया। पिता ने क्रुद्ध स्वर में कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है। जवाब क्यों नहीं देते? शेखर और भी चिढ़ गया और चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया। पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है? तभी ट्रेन आ गई। शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू हैं, किसी के सामने तो बोल नहीं सकता। शेखर ने सुन लिया, नहीं, कहीं नहीं है वह अबाध, कहीं नहीं है छुटकारा, कहीं नहीं है मुक्ति, न बुद्धिमता, न बेवकूफ़ी में, न एकांत में, न साथ में, न कविता में, न नाटक में, न काम में, न निठल्लेपन में, न घृणा में, न प्यार में, उस विशाल आताताई उदार पिता के प्यार में भी नहीं। शेखर के पिता लंबे कद के, गौरवर्ण, गठे हुए और उद्यमी शरीर के थे। उनकी तीखी आंखें, बंकिम नाक, मोटा किंतु दबा हुआ अदृष्ट उनके उस अभिमानी और गुस्सैल आर्यत्व का परिचय देता जिसे लेकर किसी प्रागैतिहासिक काल में एक लोलुप लुटेरी बर्बर जाति भारत में घुसी थी और यहाँ प्रभुत्व जमा कर बैठ गई थी। स्वभावतः वे उदार थे, लेकिन एक दो बार चोट खाकर वे शक्की स्वभाव के हो गए थे, और जब कोई आहत होकर शक्की होता है तब संसार में शक से मुक्त कुछ नहीं रह जाता। इसलिए स्वयं ईमानदार होकर वे सारे संसार को बेईमान और उठाईगीर समझते थे। मानो निरंतर अपने मन से कहते रहते हों, देखो तुम ईमानदार थे, तभी तुमने धोखा खाया। यह बेईमानों का संसार है, यहाँ किसी का विश्वास नहीं करना। और इसलिए मन में मैल रखने वाले न होकर भी वे सदा हर एक की बुराई पर विश्वास कर लेने को तत्पर रहते। बड़ा होकर शेखर उनसे कहा करता था, देखिए मानव स्वभाव विश्वासी तो है ही, और जब विश्वासी है तब पक्षपात लेकर चलता ही है, प्रेजुडिस्ड होता ही है। तब क्यों ना हम संसार को अच्छा ही समझ कर चलें। शेखर का मानना था कि अगर हमें प्रेजुडिस रखना ही है तो हम उसे एक पॉजिटिव क्यों ना रखें। लेकिन उनके पिता, जो कि एक ईमानदार व्यक्ति थे, जो ऐसा धोखा खा चुके थे, तो अब उनके लिए ये चीज़ करना थोड़ा मुश्किल था। तर्क से तो कोई भी बात नहीं है, पर एक से हम प्रसन्न तो रहते हैं, आराम से जी तो सकते हैं, हर वक्त बिस्तर पर तो नहीं पड़े रहते। पर पिता उत्तर देते थे, तुम बच्चे हो, तुम्हें पता क्या है, तुम्हें न 10 पैसे की सीटी के 8 आने दे आए थे। अब उसके पिता उदाहरण दे रहे हैं कि तुमने 10 पैसे की सीटी के 8 आने पकड़ाए आए थे, तुम्हें क्या ज्ञान है। शेखर कहता, मान भी लीजिए मैं दे आया, लेकिन मैं अभी तक प्रसन्न हूँ, अभी तक उस सीटी की याद मुझे खुश करती है। आपने 8 आने नहीं गंवाए, फिर भी आप अभी तक वह बात मन में रखे हैं। यह इसलिए ना कि आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। और पिता यह कहकर टाल जाते थे कि तुम मेरे आदर्शवादी हो, कभी सीखोगे। वे आर्य थे, इसीलिए बल को, सामर्थ्य को आदर की दृष्टि से देखते, शायद इसलिए उन्हें साहब कहलाना अच्छा लगता। यद्यपि साथ ही उनके अभिमान में ने उन्हें हिंट कभी नहीं पहनने दिया, वे सदा पगड़ी ही बांधे रहते। शेखर को कई बार याद आता था, एक बार उसके पिता ने एक कुली को इसलिए पीट दिया था कि उसने उन्हें साहब न कहकर बाबू संबोधन किया था। ये वही पिता थे जिन्होंने एक दूसरे अवसर पर अपने किसी अफसर से मिलने जाने से इसलिए इनकार कर दिया कि उसके निमंत्रण में कुछ इस भाव की बू थी कि तुम मिलने आ सकते हो, यद्यपि मैं चाहूँ तो तुमसे ना भी मिलूँ। तो लगता है उसके पिता काफ़ी आहत थे इस चीज़ से। इसी सामर्थ्य की उपासना का एक रूप यह भी है कि उन्हें यह अनुभव करना अच्छा लगता था कि उनके पास शक्ति है। इसी भावना से वे कई बार अपने बच्चों के खेल में दखल दिया करते। वे यह नहीं चाहते कि बच्चे न खेलें या न पढ़ें या ऐसा ना करें वैसा ना करें। वे यह चाहते थे कि खेले तो इसलिए कि उन्होंने कहा, पढ़े तो इसलिए कि उन्होंने कहा। स्वाभाविकता किसी बात का केवल इसलिए होना कि वह उस समय हो रही या उसे करने वाला उसे कर रहा के लिए उनके निकट कोई स्थान नहीं था। तभी जब वे आते तब बालक आतंक से एकाएक चुप हो जाते, खेल बंद हो जाता, पुस्तक आगे से हट जाती, पैर सिमट जाते, कुर्सी या बिस्तर छूट जाता। कोई नहीं जानता था कब किस बात की मनाही हो जाए। उनके जाने अच्छी या बुरी, कोई उचित या अनुचित कोई बात नहीं थी। बातें थी दो प्रकार की, एक जिनके लिए उसकी अनुमति थी, दूसरी जिनके लिए अनुमति नहीं। बस इसके आगे न तर्क था न बुद्धि। काफ़ी स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी के पिता थे। ये लड़के मेरे हैं, मेरे ही हैं, नितांत मेरे अधिकार है इन पर, यह भाव उनमें सदा रहता था। कुछ इस भाव से उन्होंने संतान का नाम एक
उनके लिए विदेशी ढंग पर रखा था, जिसमें नाम के साथ पिता का नाम भी रहता। शेखर को अपना पूरा नाम लिखना हो तो लिखना पड़ता था चंद्रशेखर हरिदत्त पंडित, या अंग्रेजी में CH पंडित। चंद्रशेखर हरिदत्त पंडित पिता का नाम। शेखर ने इस बात को इस रोशनी में उस दिन देखा जब उसने अपनी एक किताब पर, जिस पर उसने सहज भाव से अपना नाम चंद्रशेखर पंडित लिखा हुआ था, पाया कि पिता ने लाल रोशनाई से दोनों शब्दों के बीच भूल का चिन्ह लगाकर ऊपर लिखा हरिदत्त। और एक बार फिर उसने अपने ही हाथ से तैयार किए हुए कविताओं के संग्रह पर, जिस पर उसने भावावेश के किसी क्षण में लिख दिया शेखर सन ऑफ नेचर, नेचर शब्द के स्थान पर लिखा हुआ पाया पंडित हरिदत्त। उस दिन तो उसे ऐसा लगा कि पिता ने उसके एक पवित्र क्षण को भ्रष्ट कर दिया था, और इस अत्याचार को सहने में असमर्थ उसने वह कॉपी फाड़ डाली। पता नहीं यह लड़कों के निमित्त से सिद्ध होते हुए अपने अभिमान के कारण था, या लड़कों के विकास में निस्वार्थ लगन के कारण, कि जब कभी किसी लड़के को कोई बात उन्हें पसंद आ जाती तब बहुत ही प्रसन्न होते, लड़के का ज़रूरत से अधिक सम्मान करते, सबके आगे उसकी प्रशंसा करते, ठीक उसी प्रकार जैसे क्रुद्ध होने पर इसके विपरीत भावनाओं को अति की मात्रा पर पहुंचा देते। लेकिन जैसा कि जल्द भड़क उठने वाले लोगों का स्वभाव होता है, वे अंततः उदार थे। वैमनस्य कभी अधिक देर तक उनके मन में नहीं रहता, और वे लड़कों को खूब अच्छी तरह पीट कर 2 मिनट बाद ये कह सकते थे, कुछ हो, हमारे लड़के औरों से 1000 अच्छे हैं। यह एक बात थी जिस पर शेखर के माता पिता में बहुत बार झगड़ा होता। शेखर की माँ को दृढ़ विश्वास था कि उनकी संतान संसार की सब संतान से गई बीती है। जब भी कोई बात लड़के करते जिसकी आलोचना हो सकती हो, तभी वे यह करने को तैयार रहती, लोगों के लड़के होते हैं, ऐसा करते हैं। वह ऐसा चाहे यह हो कि हंसते खेलते रहते हैं, या आराम से बैठते हैं, सताते नहीं, या कि सवेरे उठकर आप ही मुंह हाथ धोकर अपना काम में लगते हैं, या कि हर काम में आपाधापी नहीं डालते, जो काम जिसका होता है उसी को करने देते हैं। पिता प्रतिवाद किया करते थे, तुम तो ऐसे ही कहती रहती हो। तब वह और भी भड़क उठती, हाँ, आपको भी मुझे ही कहना आता है, उन्हें इतना बिगाड़ रखा है। आपको कुछ पता भी हो लड़कों का, आती तो आखिर मेरे सर ही है ना, अमूक के लड़के देखे हैं। तो इसकी जो माता है वो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन जो होता है ना, कि अपने बच्चे का दूसरे के बच्चों से तुलना करना, वो करती थी। पिता उसका प्रतिवाद करता था, लेकिन वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट था। जब अपने पे आता था तो क्रोध पूरा, लेकिन क्रोध शांत हो जाने पर बिल्कुल उदार हृदय हो जाता। अमूक के लड़के देखे हैं, इसके बाद पड़ोस के सब कुटुंबों के लड़के गिना दिए जाते, और बेचारे 3 भाई और सरस्वती देखते कि संसार में उनके अपनाने लायक कोई गुण ही नहीं बचा। सब तो औरों के बच्चों ने हथिया लिए। शेखर की माँ मंझले कद की थी, स्थूलकाय, कुछ आलसी स्वभाव की, नीचा माथा, नाक से बहुत सटी हुई, कुछ बाहर उभरी हुई सी आंखें, सीधे किंतु छोटी नाक, ओठ सुंदर गड़े हुए, लेकिन मुंह कुछ बड़ा और कानों पर कुछ ढीला सा, थोड़ी छोटी और पीछे हटती सी, सारे चेहरे में एक चंचल और वाचाल सुघरता थी, जिसमें गांभीर्य और विशालता न होने से उसे सुंदरता नहीं कहा जा सकता था। और मुद्रा में, चाल ढाल में, सारे व्यक्तित्व में चारित्र्य और प्रवाह की कमी दिखती थी। माँ अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, न पढ़ाई के लिए उनके मन में बहुत आदर था। वैसे तो स्त्रियां सभी कामकाजी और यथार्थवादी होती हैं, पर शेखर की माँ के मन में मस्तिष्क की अपेक्षा हाथों का आदर विशेष रूप में अधिक था। कोई व्यक्ति 3 सेकंड में बता सकता है कि 871 रुपये 13 आने में कितनी दमड़ियाँ हुई। यह उनके लिए उतनी आदर की बात नहीं थी जितना यह कि कोई सचा 4 आने में 3 प्राणियों को रोटी खिलाकर 2 पैसे बचा सकता। तो जो माँ थी वो जो पढ़ाई लिखाई थी उससे ज़्यादा हाथ के काम को महत्व देती थी। माँ और पिता के विरोध का एक स्रोत यह भी था, माँ चाहती थी कि लड़के फुर्तीले, चालाक, टिट फिट हों, और पिता को इसमें एक ओछापन दिखता था। माँ को रुचता था कि लड़के इधर उधर मिलें, हर एक की बात जाने, पता रखें कि फलाने को कितनी तनख्वाह मिलती है, फलाने के घर में क्या पका, फलाने की भौजाई का फुफेरा भाई क्या करता है। पिता कहते, तुम किसी के घर मत जाओ, किसी से बात मत करो, और इस सब से तुमको क्या। कभी कभी माँ किसी को चोरी से पड़ोसी के घर भेजती थी कि अमुक काम तो कर आ, या अमुक बात तो पूछा, और कभी पिता को पता लग जाता तो लंबी चौड़ी जिरह करते कि क्यों गया था, क्या करने गया था, किससे पूछकर गया था, नौकर नहीं जा सकता था। माँ उदार नहीं थी, वे क्रोधी नहीं थी,
उन्हें आपे से बाहर किसी ने नहीं देखा, लेकिन किसी अपराध को वे कभी भूलती नहीं थी। उनके स्वभाव में इतनी विशालता ही न थी कि बड़ा क्रोध कर सके, इसलिए अनुकंपा भी उनकी बड़ी नहीं थी। पिता किसी दोषी पर भी क्रुद्ध होकर बाद में सुलह करते थे। माँ स्वयं गलत होने पर भी यह प्रकट नहीं होने देती और जिसे डांटा होता था उस पर अपनी अप्रसन्नता बनाए रखती थी। माँ के लिए आकारों का महत्व बहुत था। कभी लड़कों को संध्या और पूजा पाठ की शिक्षा दी गई थी, तब पिता ने धीरे धीरे यह देखकर कि उस अवस्था में उनके लिए उसमें ध्यान लगाना संभव था, अंत में उन्हें बाध्य करना छोड़ दिया था। बहुत क्रुद्ध होकर कहा था, यदि मन से नहीं कर सकता तो क्या फ़ायदा, मत किया करो। और लड़कों के इस बात को मानकर पूजा छोड़ देने पर दोबारा उनसे नहीं कहा था। तब माँ ही थी जिन्होंने बाध्य किया था कि वे नियम से आसन लगाकर पूजा के स्थान में बैठ जाया करें और पूजा की क्रिया पूरी किया करें। पिता आवेश में आताताई थे, माँ आवेश में कमी के कारण निर्दयी। पिता का क्रोध जब बरस जाता तब शेखर जानता फिर सखा है। माँ जब कुछ नहीं कहती तब उसे लगता कि वह मीठी आंच पर पकाया जा रहा है।